नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजीव लोचन मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री साय ने त्रिवेणी संगम में स्थित भगवान श्री कुलेश्वर नाथ महादेव का जल अभिषेक कर छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति की कामना भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिम कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है। राजिम कुंभ कल्प के अंतर्गत आयोजित महानदी मैया की भव्य आरती में मुख्यमंत्री साय मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के मध्य विधि विधान से शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने महानदी मैया से प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साय गंगा माता की आरती करते हुए दिख रहे हैं और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भी उन्होंने की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैग रिपोर्ट पर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा का प्रमुख चुनावी वादा भ्रष्टाचार को उजागर करना और दिल्ली में स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना है। इस वादे को पूरा करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। भाजपा सरकार उन मुद्दों को समर्पित रूप से संबोधित करेगी जिन्हें पिछली बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने लंबे समय से नजरअंदाज किया था, जिसमें मुख्यमंत्री के आवास के जीर्णोद्धार में कथित अनियमितताएं, शराब घोटाला या मोहल्ला क्लिनिक भी शामिल हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि कैग रिपोर्ट पेश करना सरकारों के लिए एक आदर्श है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो खुद को बाबा साहेब अम्बेडकर के ध्वजवाहक के रूप में पहचानती है, उसने जानबूझकर कैग रिपोर्ट पेश करने में देरी की है। यह संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और कैग की रिपोर्ट हम विधानसभा में प्रस्तुत करें, और आज दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह खुलासा होता है कि कैसे 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की हानि दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पहुंचाई। नियमों का उल्लंघन किया, कैबिनेट में ले गए नहीं, और कैसे कुछ लाइसेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए 70% काम 3 लोगों को दिया, 30% काम में बाकी लोग। शराब दुकानें आवासीय क्षेत्रों में खोली। कुल मिला के बहुत बड़ा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। यह कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। छत्तीसगढ़ के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बढ़ते हुए धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और गौहत्या को लेकर अब सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कठोर कानून बनाने की मांग की है। सांसद ब्रजमोहन ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि धर्म हमारी संस्कृति की आधारशिला है और गौ सेवा इसका अभिन्न अंग है, लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और गौ तस्करी के मामले सामने आए हैं, जो सनातन मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग के जरिए प्रलोभन, छल और भय के आधार पर धर्मांतरण को एक उद्योग के रूप में संचालित किया जा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शय पर न केवल आदिवासी इलाकों में बल्कि छत्तीसगढ़ के गांव और शहरी क्षेत्रों में भी ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीब और असहाय वर्ग के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराया गया है। साथ ही लव जिहाद के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें रायपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। नहीं, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है। बस्तर में हम देख रहे हैं कि 100 को दफनाने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ रहा है। पशुओं के साथ में जो क्रूरता हो रही है और बीफ के जब्त हो रहे हैं, उसके कारण भी व्यवस्था खराब हो रही है। जो छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं और उसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
धर्मस्व मंत्री रहते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से धर्म स्वातंत्र विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव, जिसमें कड़ी सजाओं का प्रावधान करने की बात थी, वो लाने का निर्णय किया था, परंतु लगातार चुनावों के कारण वो संशोधन विधेयक नहीं आ पाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के जरिए अरपा नदी के प्रदूषण के मामले को उठाया। कौशिक ने कहा कि अरपा नदी बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी नदी है और जिस तरह से नाले के गंदे पानी बिना ट्रीटमेंट के नदी में बह रहे हैं, साथ ही नदी क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं जो शहर की प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न नालों का जल इसमें प्रवाहित होने से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भविष्य में गंभीर संकट का कारण बन सकता है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने अरपा नदी के पुनर्जीवन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने और ठोस कदम उठाने की मांग की है। अरपा नदी के जो प्रदूषित जल को लेकर के ध्यानाकर्षण हमने लगाया था, क्योंकि अरपा बिलासपुर के जीवनदायिनी नदी है और जिस प्रकार से अभी नाले के जो पानी है अरपा में जो प्रवाहित हो रही है और वहाँ पर जो निर्माण कार्य जो हो जाने थे, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि कार्य चल रहे हैं और कार्य चल रहे हैं। अभी उसमें 4 नग एसटीपी जो कोनी और मंगला और पचरी घाट की जो बात आई है पूर्णता की ओर है। इस मामले को लेकर के मेरे चिंतित होने का कारण केवल ये है कि जिस प्रकार से अरपा का पानी का उपयोग किया जाता है और अरपा में निस्तार के लिए भी पानी का उसका उपयोग होता है। आप आगे जाएंगे तो जहाँ मंगला पासीद है वहाँ पर लोगों का नहाना धोना, विस्तार करना, पानी पीने का ऐसा उपयोग करना, और इस प्रकार यदि उसमें प्रदूषित होंगे तो निश्चित रूप से संकट आएगी। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट से फैसला आने के बावजूद पदोन्नति नहीं मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। सर्वहित संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामान्य एवं पिछड़ी जाति के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तरीय संगठन है। संघ के पदाधिकारी ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 4 फरवरी 2019 को फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पदोन्नति नियम 2003 की धारा 5 जो कि पदोन्नति में आरक्षण को निर्धारित करती है उसे निरस्त किया जाता है और उसके परिणामों को लागू किया जाना है, जिसका अर्थ है कि 2003 से पदोन्नति में आरक्षण को निरस्त कर तत्कालीन समय से हुई पदोन्नतियों पर पुनः जारी वरिष्ठता सूची के आधार पर कार्यवाही की जाए। इस निर्णय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को पुनः चुनौती दे दी गई है, जिसका अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 16 अप्रैल 2024 को जारी किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट लेख है कि पूर्व अपनाई गई प्रक्रिया मान्य नहीं है। निर्णय में स्पष्ट लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनियों के वर्तमान पदोन्नति नियम के आधार पर पदोन्नतियां करनी होंगी। उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में पावर कंपनियों द्वारा 2003 के आधार पर सितंबर 2024 में वरिष्ठता सूची तो जारी कर दी गई है, लेकिन 2019 के निर्णय के 6 साल बीत जाने के बाद भी पूर्व में की गई अवैधानिक पदोन्नतियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे कई पात्र अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति से अभी वंचित रह चुके हैं। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि के अवसर पर साउंड सिस्टम को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई है। आपको बता दें कि इस झड़प के दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और सड़क पर आगजनी भी की। घटना को लेकर क्षेत्र में पुलिस की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। डुमरौन के हिंदुस्तान चौक स्थित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। वहीं हजारीबाग की घटना पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बड़ा बयान देते हुए इस घटना के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करवाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा के बाद अब शिवरात्रि पर ऐसी घटना घटी है। हजारीबाग की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर पूरे मामले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब दोनों तरफ के बच्चों को उठाया जाएगा।
यह सही नहीं है। मुस्लिम गरीब बच्चों के पास केस लड़ने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने वाले मुस्लिमों के बच्चे हैं। राज्य सरकार ईमानदारी से पूरी घटना की जांच करेगी। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के बयान पर इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए हजारीबाग में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में बांग्लादेशी घुसपैठ कहां से संभव है। रक्षा राज्य मंत्री को हल्का बयान नहीं देना चाहिए। बहरहाल इलाके में तनाव फैला हुआ है और प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बोकारो के पेटरवार थाना अंतर्गत समाज को कलंकित करने और शर्मसार करने वाली ये घटना मामला 5 मई 2024 को प्रकाश में आया है, जहां शादी समारोह के दौरान 9 साल की बच्ची को बगल की झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रेस वार्ता में बोकारो एसपी ने बताया कि 9 साल की बच्ची की मां रीना देवी का अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध था, जिसके बीच उसकी 9 साल की बच्ची बाधक बन रही थी, जिसे रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी और उसके एक अन्य साथी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। महिला रीना देवी अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी, जहां अपने प्रेमी बाबूदास मुर्मू को फोन कर उसने बुलाया और उसे शादी समारोह से अपनी बच्ची को अपने प्रेमी के हवाले कर दिया। इसके बाद प्रेमी बाबूदास मुर्मू और उसका एक साथी शिवनारायण बेसरा ने मिलकर झाड़ी में बच्ची को ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली। अगले दिन सुबह बच्ची का शव झाड़ियों से बरामद हुआ और जांच में पुलिस ने एसआईटी गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और डीएनए टेस्ट के बाद मिलान साबित होने के बाद तीनों आरोपियों को कागजी प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया। मैं एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत ही एक रेप तरीके से रेप एंड मर्डर हुआ था। तो इसका बहुत ही विरोध भी हुआ था। समाज के लोगों के द्वारा काफ़ी उसमें आक्रोशित भी हुए थे और काफ़ी बार रास्ता का जाम वगैरह भी किया गया था। इसका बोकारो पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। उसमें 2 अपराधी जो बाबूदास और शिव नारायण बेसरा जो दोनों इस में इन्वॉल्व थे, उन दोनों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उन लोगों को जेल भेजा गया। और ये बहुत ही हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया है उसमें, और उसमें डीएनए मैचिंग हुआ है। दो जो इन्वॉल्व था हम लोगों का पूरा एविडेंस मिला है और उन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी अपना क्राइम जो है उसको कबूला है। बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट का अब बड़ा फैसला सामने आ रहा है। अब नीतीश कैबिनेट की बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज और 9 डिग्री कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के लिए बहुत सारे उपहार प्रस्तुत किए हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने के बाद अब नीतीश कैबिनेट की ये बड़ी फैसले सामने आ रहे हैं, जिसमें बैठक में 146 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज समेत 9 डिग्री कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। वहीं 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बिहार में बनने जा रहे हैं। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में कुल 146 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 146, और इसमें दक्षिण बिहार की जो योजनाएं थी, दक्षिण बिहार जिलों में जो घोषणाएं हुई थी, उनसे संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। इसमें कुल जो योजनाएं की संख्या थी, जो घोषणाएं थी, वो 243 थी, 243। विभाग स्तर पर स्वीकृत हुए 123 और मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हुए 120। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो दक्षिण बिहार के जिले थे उसमें 243 योजनाओं की घोषणा हुई थी। आपको बता दें कि अब इलाहाबाद बैंक गोवा से 1 करोड़ 45 लाख रुपए का गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम मुंगेर पहुंची है और तारापुर थाना क्षेत्र के लौना परसा गांव से पंकज कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपने साथ गोवा ले गई है। पंकज सिंह द्वारा इलाहाबाद बैंक गोवा शाखा में वर्ष 2018 में
1.45 करोड़ का धोखाधड़ी किया गया था, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान अभियुक्त की संलिप्तता सामने आने के बाद सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम मुंगेर पहुंची है और तारापुर थाना अंतर्गत लौना परसा स्थित घर से धोखाधड़ी के आरोप पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने तारापुर थाना की पुलिस को इस संबंध में सूचित किया है। इसके बाद आरोपी को मुख्यालय मुंगेर लेकर के गए हैं और सदर अस्पताल में आरोपी का मेडिकल जांच करने के बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए उसे न्यायालय में ले जाया गया है। व्यवहार न्यायालय स्थित एसीजेएम प्रथम कोर्ट में आरोपी को न्यायालय के आदेश पर सीबीआई आरोपी को अपने साथ गोवा ले गई है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के कल्याण तालुका में एक गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कल्याण तालुका के मोहने के महात्मा फूले नगर में एक गैस सिलेंडर में लीकेज होने के कारण विस्फोट हुआ है। विस्फोट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिन्हें आगे के इलाज के लिए अब मुंबई के सायन अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। 12 साल की बच्ची समेत ये तीनों घायल बताए जा रहे हैं और विस्फोट के कारण घर को भारी क्षति भी पहुंची है और घटनास्थल पर नागरिकों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया गया है। नवी मुंबई में बुधवार को 10 करोड़ के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि नवी मुंबई में बुधवार को वन मंत्री गणेश नायक और विधायक प्रशांत ठाकुर की उपस्थिति में तलोजा स्थित मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 10 करोड़ के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। दरअसल आयुक्त मिलिंद भारंबे की पहल पर नशा मुक्ति नवी मुंबई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभिनेता जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की गई है और नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने 2023 से 24 के दौरान मादक पदार्थ विरोधी अभियान में 1143 मामले दर्ज किए हैं और 1743 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 111 अफ्रीकी नागरिक शामिल थे। इनसे 38 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 1131 अवैध रूप से रह रहे अफ्रीकी और 224 बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्यवाही कर 1128 अफ्रीकी नागरिकों को देश से निष्कासित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में माननीय मिलिंद जी भारंबे नशा मुक्त विश्व ही हो जाए ऐसी मन में भावना रखते हुए अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सभी स्तर पे, युवक स्तर पे, प्रौढ़ स्तर पे, सीनियर सिटीजन पे ये नशा से लोग दूर रहे ऐसी मनोकामना व्यक्त की है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।